जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी परीक्षा जो 2024-25 का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम फुल प्रिपरेशन वीडियो आपको अपने चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें आप लोग एक सीट कंफर्म करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम आपको और भी बेहतर कंटेंट और फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 1 पर देखिए, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और इसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी के जो प्रश्न हैं उनको लिया गया है और उसी की तैयारी हम इस सेट में कराएंगे। चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में होता है? तो मध्य में कौन होता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या अन्य कोई ग्रह? तो देखिए, पृथ्वी जो होती है वो मध्य में होता है और एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा होता है। तो मध्य में कौन होता है? पृथ्वी होती है। अर्थ होता है वो मध्य में होता है। किसमें? चंद्र ग्रहण के समय जो होता है वो पृथ्वी क्या होगी? वो मध्य में होती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके अलावा अगर हम पूछे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? ये पृथ्वी का उपग्रह होता है, आपको बताना होगा। ठीक है, उपग्रह किन्हें कहते हैं? जो ग्रहों की चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ग्रह किन्हें कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, हम कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल ग्रह जो अगर पूछे तो कुल ग्रह जो हैं वो 8 बताएंगे आप लोग। कुल ग्रह 8 हैं, जिनमें से पृथ्वी जो है वो भी एक ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रग्रहण के समय जो है वो पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो इसका ठीक आंसर और पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान अगर पूछे तो कौन सा है? तो अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान है। और भारत का राष्ट्रगान कौन है? तो जनगण मन अधिनायक जय है। और इसकी रचना किसने की है? तो भारत के भी राष्ट्रगान की और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी जो रचना की है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक कृति आप लोग याद रख सकते हैं। ये कृति है गीतांजलि। कौन सी? गीतांजलि, जिसके लिए सबसे पहले 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो गीतांजलि कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया? मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी या शेर शाह सूरी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो था वो हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया और इसके बाद जो हुमायूं थे ना वो निर्वासित जीवन जीने लगे, अर्थात वो भारत छोड़कर अफगानिस्तान की ओर चले गए थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा चौथा आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? यानी लोगों द्वारा चुनी ही सरकार क्या कहलाती है? यानी किस विधि द्वारा? तो उसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। वैसे तो 5 क्षेत्रों में बांटा जाता है, लेकिन मुख्यतः 3 होता है। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्सरी सेक्टर होता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से बने उत्पाद आते हैं। खेती बाड़ी है, वन वगैरह है, पशुओं को पालना है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो उद्योग धंधे आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? उद्योग धंधे। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आते हैं? तो सेवा क्षेत्र जो होती है वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो इसके लिए ठीक आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? तो अभी बताया हमने उद्योग धंधे, और ये हो जाएगा कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा।
अगले प्रश्न नंबर 6 देखिए, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकता के अनुसार नहीं आपूर्ति क्रय क्षमता के आधार पर होता है? तो ये कौन सी है? तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाने के लिए लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। हिंदी की मैराथन क्लासें हैं और जितने भी स्टैटिक पोर्शन हैं वो सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो कहीं नहीं जाइए, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और लगातार वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। और आपकी सिलेक्शन की हम एक जिद लेकर बैठे हैं और ये जिद हम पूरी करेंगे आपके लिए, तो लगातार वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण प्रगतिशील कर का उदाहरण है? उत्पाद शुल्क, चुंगी शुल्क, आयकर या गृह कर? तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये आयकर होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 8 पर देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? तो राज्यों का संघ कौन से आर्टिकल में बताएगा? 1, 2, 3 या 4 आर्टिकल? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर पहले में ही क्या बताया गया? भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो जोड़े गए थे वो किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? 40वां था या 42वां संविधान संशोधन था या 49वां या 44वां? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा क्या हुआ था? भारतीय जो प्रस्तावना थी उसमें समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? ये संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था, 1976 में। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत जो था उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद, ये जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हो रहा था उस समय जो था वो 16 महाजनपदों में पूरा जो भारतीय साम्राज्य था वो बटा हुआ था। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालक्रम के अनुसार लगाएं। तो कालक्रम के अनुसार लगाना है खिलजी, लोधी, तुगलक और अगला क्या है? हाँ, ये 3 ही दिए हुए हैं। तो इनको कालक्रम के ठीक कालक्रम का सही अनुक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले कौन सा साम्राज्य आया था? तो इसका 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए सबसे पहले खिलजी आएगा, खिलजी, फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर आएगा तुगलक और फिर आएगा लोधी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। सबसे पहले खिलजी आएगा तो ए वाला ठीक हो जाएगा, फिर तुगलक आएगा तो ए, सी और इसके बाद बी। ए, सी, बी किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? कपास, मूंगफली, चाय या ज्वार? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा हमारा? देखिए नकदी फसल क्या होती है? वे फसलें जिनको बाजार में डायरेक्ट बेचकर हम धन प्राप्त कर लेते हैं उन्हें नकदी फसल कहा जाता है। तो नकदी फसलों में कपास भी आता है, मूंगफली भी आती है और चाय भी आती है, जबकि जो ज्वार है ये नकदी फसल में नहीं आता है, ये खाद्यान्न फसलों में आता है। कौन सी? खाद्यान्न फसलों में। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 13 देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो पृथ्वी के कितनी सतह का हिस्सा जल से ढका हुआ है? 1/3, 1/4, 2/3 या आधा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा 2/3 हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ है। दोस्तों आपको पता ही होगा जो एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी में जो 4 पोर्शन आते हैं, तो एक हिंदी का होता है, उसमें दूसरा सामान्य ज्ञान यानी जीके का होता है, तीसरा क्या होता है? हिंदी हो गया, जीके हो गया, इसके बाद मैथ का होता है और एक पोर्शन जो होता है वो रीजनिंग का होता है। और ये चारों जो पोर्शन होते हैं वो 20-20 क्वेश्चन के होते हैं। टोटल जो आपका पेपर होगा वो उसमें 80 प्रश्न आएंगे और 80 प्रश्न में हर प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा।
कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो इस तरह से आपका पेपर 160 नंबर का आएगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। आपको समय कितना मिलेगा, तो आप लोगों को जो समय मिलेगा वो कुल 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना आ जाएगा, 14। ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय महिला कौन थी ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली, तो क्या मैरी कॉम, सानी मिर्जा, साइना नेहवाल या पीवी सिंधु। तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये पीवी सिंधु थी। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, पीवी सिंधु। और आपको बताना है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। जो पीवी सिंधु थी वो किस खेल खेलती थी, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है, बैडमिंटन से। ये जो खेल खिलाड़ी वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको खिलाड़ी का नाम देते हैं और खिलाड़ी पूछ लेते हैं कि किस खेल से संबंधित हैं, तो ये बैडमिंटन से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है। सांगपो किस नदी को कहा जाता है, तो क्या कृष्णा को कहा जाता है, गोदावरी को, गंगा को या ब्रह्मपुत्र को। तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, देखियो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको जो तिब्बत है, तिब्बत में क्या बोला जाता है, तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 4। और ब्रह्मपुत्र जब आपकी बांग्लादेश में आती है तो इससे क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं जमुना। क्या बोला जाता है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, और जब बांग्लादेश में आती है तो जमुना बोला जाता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र बोला ही जाता है। तो कई नाम होते हैं ब्रह्मपुत्र के, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा नदी जो दी है इसको बांग्लादेश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे क्या आप बोलते हैं इसका ठीक आंसर। तो अगले प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक को क्या युग्मनज कहते हैं, अंडाणु, शुक्राणु या भ्रूण कहते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। और मादा युग्मक को क्या कहेंगे, मादा युग्मक को कहते हैं हम अंडाणु, 2 वाला ठीक होगा। और नर युग्मक को शुक्राणु, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। तो कौन सी कोशिका जो है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग जो है वो केवल पादप कोशिका में होता है, कोशिका झिल्ली, भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ठीक आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जो एनिमल कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें ये वाली भित्ति जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये नहीं पाई जाती है। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, डैश दिया है, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। कौन कर देता है, अवतल लेंस करता है, उत्तल लेंस, प्रिज्म या अवतल दर्पण। तो कौन करता है, तो एक प्रिज्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 3 वाला ठीक आंसर हो जाएगा। और 7 वर्णों मतलब 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और इन रंगों का क्रम क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ण क्रम में जो रंगों का क्रम होता है वो विबग्योर होता है, विबग्योर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वर्ण क्रम जो होता है, वर्ण क्रम में क्या होता है, रंगों का क्रम विबग्योर के रूप में हम पढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 19, किस ताप पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन से टेम्परेचर पर जो जल है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 केल्विन या 0 केल्विन। तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 373 केल्विन पर। इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन बात एक ही होती है। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला ठीक हो जाएगा। और ये हमारा 20वां क्वेश्चन ये जीके जीएस का है। इसके बाद हिंदी वाला पोर्शन हमारा शुरू होगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, स्पीकर, प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर में बाहर की ओर जो निकलता है वो आउटपुट होता है। तो आउटपुट क्या देता है, क्या स्कैनर देगा, स्कैनर तो इनपुट होता है। स्पीकर, हाँ स्पीकर तो आउटपुट है। और प्लॉटर, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए वाला, केवल बी और सी दोनों, या ए तथा सी दोनों। कौन सा ठीक हो जाएगा,
तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी प्लॉटर और स्पीकर दोनों क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर क्या है, ये इनपुट डिवाइस होती है। तो चलिए अगले प्रश्न, इस तरह से हमारा जीके का पोर्शन समाप्त हुआ। अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी के पहले प्रश्न की ओर देखिए, हिंदी की शुरुआत हो चुकी है। हिंदी का पहला प्रश्न आ रहा है, प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसक, अब जो प्रशंसक है, प्रशंसक का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसक का विलोम होगा निंदक। प्रशंसक क्या होता है, जो प्रशंसा करते हैं, और निंदक कौन होते हैं, जो निंदा करते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला पहला नंबर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। देखिए वर्तमान में, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है डैश में भी भारतीय महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। तो क्रियाकलापों, घटनाओं, क्षेत्र या संदर्भ। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा संदर्भ। तो ये रिक्त स्थान की जगह क्या आ जाएगा, संदर्भ आ जाएगा। ऑप्शन 4 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिसका परिणाम जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रयोग होगा, अपरिमेय, अपरिहार, अपरिमाण या परिणाम। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे का पहला वाला ठीक हो जाएगा, अपरिमेय। क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त चयन का विकल्प करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। जो तकलीफ शब्द है, इसकी जगह कौन सा शब्द हम लगा सकते हैं, कष्ट साध्य, कष्ट भावी, आकृष्ट या कष्टदायी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का ठीक आंसर हो जाएगा कष्टदायी। इसकी जगह हम कौन सा शब्द लगा सकते हैं, कष्टदायी। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना या संकटपूर्ण कठिन काम करना। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संकटपूर्ण कठिन काम करना। ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। तो ये ठीक नहीं होगा होना चाहिए, तो ठीक नहीं होगी ये वाला जो पोर्शन है वो गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, 6 का पहला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो उत्सुक का पर्यायवाची क्या होगा, 7 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा आतुर। ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सी वर्तनी जो है वो सही है। यहाँ पर शब्द दृष्टि शब्द लिखा है, तो कौन सा शब्द दृष्टि वाला सही है, तो 8 का ठीक आंसर हो जाएगा ये 4 वाला जो दृष्टि लिखा हुआ है ये शब्द सही है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो क्या होगा, अनावृष्टि होगा, अन्यवृष्टि, प्रतिवृष्टि या वृष्टि। तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला वाला अनावृष्टि होगा। ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रसन्नता, हर्ष, मान्यवर, चिरायु। तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा चिरायु। आयुष्मान का चिरायु पर्यायवाची ठीक होगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो जो व्यर्थ करता है उसे क्या कहते हैं, खर्चीला कहेंगे, मितव्ययी व्यापारी या अपव्ययी कहेंगे। तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं अपव्ययी। और मितव्ययी कौन होता है, जो सोच समझकर खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है, शरण में आए, व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा आएगा, शरण में आए हुए के लिए क्या, शरण प्रिय, शरण मुक्त, आरक्षित या शरणागत। तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये शरणागत। ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे देखिए, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, 13 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा पछताना। ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक होगा। देखिए आप लोगों के कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि आप लोगों के कितने ठीक हुए। आप लोग सही सही कमेंट करिए कि आपके 40 प्रश्नों में से कितने आपने सही किए हैं। चलिए अगले प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से डैश स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो किसकी,
निहित, वांछित, वास्तव या अस्पष्ट। तो 14 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है, ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, दिए गए रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। तो ये जो रेखांकित शब्द है अहंकार से भरा, इसकी जगह कौन आ जाएगा? मदांध, मदयुक्त, मदालय या मदपाई। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 15 का मदांध। मदांध किसे कहते हैं? अहंकार से भरे व्यक्ति को मदांध कहते हैं। तो इसका ठीक आंसर पहला वाला हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर देखिए, 16 से लेके 20 तक के जो प्रश्न दिए हैं वो गद्यांश पूर्ति इससे संबंधित है। तो इसमें गद्यांश में जगह जगह पर रिक्त स्थान भरना है, तो कौन से ठीक आएंगे उसके लिए हमें बताना है। तो देखिए इस गद्यांश को पढ़ते एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में, और पहले का विकल्प क्या आएगा? तो क्या हुआ? तो इसका 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनिश्चित, भारी, हल्का या निश्चित। तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए ठीक आंसर हमारा क्या होगा? तो इसके लिए होगा भारी अकाल पड़ा। तो बी वाला ठीक हो जाएगा, भारी अकाल पड़ा। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये पहले वाले में क्या आ जाएगा? भारी। और इसके बाद प्रश्न नंबर 17 में देखिए, प्रश्न नंबर 17 में क्या फिर अकाल पड़ा? उन दिनों गुजरात में कवि भारावी रहते थे, उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही क्या करें? तो राजा भोज की ही क्या ले? शरण लें, खबर लें, समाचार या सूचना। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा सूचना लें। क्या लें? सूचना। 17 का डी वाला ठीक हो जाएगा। और इसके बाद 18 में देखिए, सूचना लें, वह विद्वानों का विद्वानों का क्या करते थे? निरादर, तिरस्कार, अपमान या आदर। तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये आदर करते थे। तो ऑप्शन डी वाला ठीक हो जाएगा। और 19 में क्या? 19 में देखिए आप लोग गद्यांश पढ़ लेंगे, 19 का क्या आएगा? 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्या करते थे? पसंद करते थे। और हमारा लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। तो इस तरह से ये क्लास हमारी समाप्त हो गई। 19 प्रश्न ही बचे थे हमारे, तो क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें। चलिए अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।